नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 5 का बी पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम इसका ए पार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 11 स्टेप करे थे। अब इसके अंदर हम स्टेप नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, स्टेप नंबर 12 है, राइबोसोम का असली काम प्रोटीन बनाना है। यानी राइबोसोम का असली काम क्या है? प्रोटीन बनाना। अब प्रोटीन बनता कैसे है, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसके अंदर पहला स्टेप है एमआरएनए। एमआरएनए इंस्ट्रक्शन लेके आता है। एमआरएनए की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। डीएनए की इंफॉर्मेशन की कॉपी होती है। यानी जो एमआरएनए होता है ये डीएनए की इंफॉर्मेशन की कॉपी होती है। इसमें कोडोन्स के रूप में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है। इसके अंदर कोडोन्स के रूप में, जैसे मान लो एक कोडोन यहाँ पर है, एक कोडोन यहाँ पर है, एक कोडोन यहाँ पे है। इस प्रकार से कोडोन्स के रूप में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इस प्रकार से आपको प्रोटीन बनाना है। और हर एक जो कोडोन होता है, हर कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। हर एक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद में देखिए दूसरा, टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आया। यानी एमआरएनए तो लेके आएगा इंस्ट्रक्शन यानी मैसेज, टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा। और टीआरएनए की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए। यह स्पेसिफिक अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लगता है। यह एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही राइबोसोम तक लेके आएगा। इसके पास एंटी कोडोन होता है जो एमआरएनए कोडोन के साथ में मैच करता है। यानी इसके पास, जैसे मान लो ये हमारे पास टीआरएनए है, इसके नीचे यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एंटी कोडोन है। तो इस एंटी कोडोन के द्वारा पहचानता है कि सही अमीनो एसिड ला रहा हूँ या नहीं ला रहा हूँ। अगर सही अमीनो एसिड होगा तो इसके साथ में इसकी बेस पेयरिंग हो जाएगी, यानी बिल्कुल फिर ये वहाँ पर उसको लेके जाएगा राइबोसोम तक। तीसरा है राइबोसोम असेंबली करता है। राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ता है, यानी जो मैसेज आता है उसको पढ़ता है। सही टीआरएनए को अटैच करता है, यानी सही जो टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है उसको अटैच करता है। अमीनो एसिड्स को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। यानी अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के एक बड़ी चेन बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड को बोलते हैं क्योंकि इसके बीच में, यानी एक अमीनो एसिड मान लो यहाँ पर है और एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत लंबी चेन बनती है, उसको बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आगे देखिए, तीनों कैरेक्टर्स, एमआरएनए इंस्ट्रक्शन लेकर आएगा, टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा, राइबोसोम असेंबली करेगा उनकी, यानी उनको जोड़ेगा। इस प्रकार से पूरा टीम वर्क होगा। उस टीम वर्क के द्वारा प्रोटीन बनता है, यानी ये तीनों मिला के प्रोटीन बनाते हैं। अब इसके बाद में है प्रोटीन बनने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है राइबोसोम एमआरएनए पर अटैच होता है, यानी जो राइबोसोम होता है वो एमआरएनए पर अटैच हो जाएगा। सेकंड है राइबोसोम एमआरएनए को एक एक कोडोन पढ़ता है, यानी जो राइबोसोम है एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन्स होते हैं उनको एक एक करके पढ़ेगा। राइबोसोम कोडोन को रीड करता है। राइबोसोम क्या करेगा? कोडोन को रीड करता है। तीसरा है मैचिंग टीआरएनए सही अमीनो एसिड लेकर राइबोसोम तक आता है, यानी जो टीआरएनए है वो सही अमीनो एसिड लेकर के राइबोसोम तक आएगा। एंटी कोडोन कोडोन से मैच करता है। इसके नीचे जो ये एंटी कोडोन होता है ये कोडोन से मैच होता है, यानी जो मैसेज होता है एमआरएनए के ऊपर उससे मैच होता है। स्टेप नंबर 4 है अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। यानी अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद में है पांचवा, इस तरह नया अमीनो एसिड जुड़ जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी हो जाती है। यानी इस प्रकार से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, एक के आगे दूसरा लग जाएगा, फिर तीसरा चौथा, इस प्रकार से बहुत ही एक लंबी चेन हो जाएगी। इसी चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इस चेन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद में छठा है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन आने पर चेन रिलीज हो जाती है। यानी जैसे ही मैसेज का स्टॉप कोडोन मिलेगा इसको, यहाँ से जो चेन है वो हट जाएगी। इस प्रकार से यहाँ से ये डिटैच हो जाएगी, तो इस प्रकार से ये हट जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए,
यहाँ पर है की पॉइंट्स। एमआरएनए इंस्ट्रक्शन लेके आता है, यानी इसके ऊपर कोडोन्स के रूप में इंफॉर्मेशन होती है। टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है, इसके ऊपर एंटी कोडोन होते हैं। राइबोसोम रीडर प्लस में असेंबलर होता है, यानी रीड करता है मैसेज को, प्लस जो अमीनो एसिड आता है उनको जोड़ता है। कोडोन और एंटी कोडोन की मैचिंग होती है, मैच से सही अमीनो एसिड आता है। पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो ये बात हम कर चुके हैं। अब इसके बाद में देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा अमीनो एसिड है, यहाँ से क्या होगा, इसका OH और इसकी एक हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएगी, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बन जाएगा डाईपेप्टाइड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन जाएगा डाईपेप्टाइड, यानी दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल मिल करके डाईपेप्टाइड बनाएंगे, प्लस में एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से जब इसके आगे दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो वहाँ से भी वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वो भी जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये जुड़ते रहेंगे। अंत में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होती है, यानी इस प्रकार से ये चेन फोल्ड हो जाती है भाई, ऐसे फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन होने के बाद में फंक्शनल प्रोटीन बनता है, यानी कार्यात्मक प्रोटीन बनता है। अब नीचे देखिए समरी। एमआरएनए इंस्ट्रक्शन लेके आता है, टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है, राइबोसोम असेंबली करता है, यानी अमीनो एसिड को जोड़ता है। अमीनो एसिड जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, फिर उसकी फोल्डिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है और बाद में लास्ट में बनता है फंक्शनल प्रोटीन। अब आगे चलो, स्टेप नंबर 13। स्टेप नंबर 13 है पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, स्टार्टिंग में है बहुत इंपॉर्टेंट, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच बनने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। यानी जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसके बाद में देखिए अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है। यहाँ पर है एक कार्बन का मॉलिक्यूल, यहाँ पर है NH2 ग्रुप, यहाँ पर है H, यहाँ पे है R, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, COOH, यानी COOH जो है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, NH2 को बोलते हैं अमीनो ग्रुप, और R होती है साइड चेन, यानी यहाँ पर एक साइड की चेन लगती है, यानी यहाँ से जो चेन होती है वो लगती है। ठीक है, इसके बाद में पूरा फ्लो कैसे होता है, एक अमीनो एसिड आया, दूसरा अमीनो एसिड आया, आपस में जुड़ेंगे, बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद में इसके बाद में तीसरा जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा, इस प्रकार से बनेगी एक लंबी चेन जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसके बाद में देखिए पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पहला देखिए, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं कैसे, जैसे यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, तो इनमें क्या होगा, जब ये दोनों पास आएंगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, और फिर यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। स्टेप नंबर 2 के अंदर दिखाया गया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर तीसरे स्टेप के अंदर है, और उसके बाद में 4 नंबर स्टेप के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड है क्या, यह C यानी कार्बन और नाइट्रोजन का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये जो कार्बन होता है यहाँ पे, ये वाला कार्बन और ये वाला जो नाइट्रोजन है, इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यानी एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यह हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड और अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के बीच बनता है, यानी एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए और एक होना चाहिए अमीनो ग्रुप, जिसको हम अमीनो एसिड भी बोलते हैं। ये दोनों जब जुड़ेंगे तब बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, और ये एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ठीक है भाई, इसके बाद में अगला पॉइंट है, दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, चेन को स्टेबल बनाता है। इसी बॉन्ड की वजह से लंबी चेन यानी पॉलीपेप्टाइड बनती है। इसके बाद में है चेन कैसे बढ़ती है, जैसे पहला अमीनो एसिड यहाँ पर था, ये दूसरा था, तो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इसके बाद में क्या होगा, तीसरा जुड़ेगा, फिर चौथा जुड़ेगा, इस प्रकार से एक लंबी चेन बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लंबी चेन है। इसी चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद में एग्जाम्पल भी दिखाया गया है। एग्जाम्पल में यही होगा
कि पहले एक अमीनो एसिड ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, उनको आपस में अटैच कर दिया, बाद में तीसरा आएगा वो जुड़ेगा। ठीक, तो यही है इसके अंदर। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन में स्टेप नंबर 14। स्टेप नंबर 14 से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो राइबोसोम होता है वो किससे मिलके बना होता है? राइबोसोम राइबोसोम किससे बनता है, ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन होती है? क्या राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन होती है? मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है या फिर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, ये बताना है आपको। ठीक है, इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं आपके लिए। जो राइबोसोम है उसकी सबसे पहले खोज करी थी जॉर्ज एमिल पालेड ने। राइबोसोम की खोज करी थी जॉर्ज एमिल पालेड ने। जॉर्ज एमिल पालेड ने इसकी खोज 1953 में करी थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक चेन से जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में है पॉलीपेप्टाइड की परिभाषा। बहुत सारे अमीनो एसिड की लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड कहलाती है। यानी जब बहुत सारे अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बन जाएगी उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन पॉलीपेप्टाइड कहलाती है। अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं ये हम बात कर चुके हैं। दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इस प्रकार से एक लंबी चेन बनती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद में है पॉलीपेप्टाइड की विशेषताएं। पहली है, इसमें दर्जनों सैकड़ों या हजारों अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं। यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हजारों, दर्जनों या सैकड़ों अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, यह सीधी, लीनियर या मुड़ी हुई फोल्डेड हो सकती है। सीधी भी हो सकती है और मुड़ी हुई भी हो सकती है, फोल्डेड भी हो सकती है। यह अभी प्रोटीन नहीं है, यानी अभी प्रोटीन नहीं है, पर प्रोटीन बनने की दिशा में अगला कदम है। यह राइबोसोम से निकलने के तुरंत बाद बनती है। यानी राइबोसोम से निकलने के तुरंत बाद बनती है। प्रोटीन कब बनता है? जब ये फोल्ड हो जाती है, उसके बाद में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, फिर प्रोटीन बनता है। ठीक, तो यहाँ पर जो अगला स्टेप है वो है पॉलीपेप्टाइड बनाना स्टेप बाय स्टेप। इसका रिकैप है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है? पहले जो मैसेंजर आरएनए है वो इंस्ट्रक्शन लेके आता है, उसके बाद में टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आता है। राइबोसोम के पास में मैसेज भी होता है और अमीनो एसिड भी होता है, वो क्या करता है? उनको जोड़ता है। दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके एक लंबी चेन बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बनती है लास्ट में पॉलीपेप्टाइड चेन। ये इस प्रकार से एक लंबी चेन होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन तक का सफ़र। पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी बाद में होती है फोल्डिंग, तो प्रोटीन बन जाता है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, तो बाद में क्या हो जाएगा? एक फंक्शनल प्रोटीन मिलेगा। बाद में क्या मिलेगा? एक फंक्शनल प्रोटीन। इसके बाद में है याद रखने की ट्रिक। अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो एक लंबी चेन बनेगी जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। फोल्डिंग होगी उसकी, फोल्डिंग होने के बाद में बनेगा प्रोटीन। चेन जितनी लंबी, प्रोटीन की स्ट्रक्चर उतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। यानी चेन जितनी लंबी होती जाएगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर उतना ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी बातें हम कर चुके हैं पहले ही। स्टेप नंबर 15, राइबोसोम की एपीई साइट पूरा समझो। एपीई और साइट क्या होती हैं? तो देखिए, जो ए साइट होती है वो होती है अमीनोसाइल साइट। पी साइट होती है उसको बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट। ई साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट। ए से आप याद रखोगे अराइवल, पी से पेप्टाइड और ई से एग्जिट। ठीक है, जैसे मान लो जो टीआरएनए है, जैसे मान लो यहाँ पर ये टीआरएनए है, यहाँ पर इसकी ये जो ऊपर वाली
साइट है इसको हम बोलते हैं ई साइट यानी एग्जिट साइट। यहाँ से जब अमीनो एसिड निकल जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, एग्जिट साइट बोला जाएगा। और पी साइट का मतलब क्या है, पेप्टाइड साइट, पेप्टिडल साइट। यानी इसमें जब क्या होगा, यहाँ पर एक अमीनो एसिड होगा, जब उसके साथ में दूसरा जुड़ेगा तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, यानी एक लंबी चेन बनेगी, तो इसको हम बोलते हैं पी साइट। ए साइट का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर अमीनो एसिड आके लगेगा तो उसको हम बोलते हैं अराइवल साइट यानी ए साइट। तो बस इसमें यही बताया गया है। अब इसके बाद देखो स्टेप नंबर 16, फ्री राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्री राइबोसोम्स कहाँ होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स कहाँ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स दो जगह पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर अटैच्ड। इसी कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ दिखाई देती है। यानी जो न्यूक्लियस के बाहर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो रफ किसकी वजह से होती है, राइबोसोम्स की वजह से होती है। तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा भी पाए जाते हैं सेल के अंदर, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब पहला स्टेप है फ्री राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं, जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पाए जाते हैं, किसी मेम्ब्रेन से अटैच्ड नहीं होते, यानी ये किसी भी मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरफ बिखरे रहते हैं। एमआरएनए पर प्रोटीन बनाते हैं, एमआरएनए के द्वारा जो मैसेज आएगा उसके आधार पर प्रोटीन बनाएंगे। ये प्रोटीन आमतौर पर साइटोसोल में यूज होते हैं। ये जो प्रोटीन बनते हैं ये आमतौर पर साइटोसोल में यूज होते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद में दूसरा, राइबोसोम्स अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी वो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर अटैच रहते हैं, मेम्ब्रेन से जुड़े होने के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ दिखाई देती है। ये भी एमआरएनए पर प्रोटीन बनाते हैं, यानी एमआरएनए मिलता है इनको भी, मैसेज मिलता है, उसी के आधार पर प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन आमतौर पर सेल के बाहर भेजे जाते हैं, यानी इनके अंदर जो प्रोटीन बनेगा वो आमतौर पर सेल से बाहर भेजा जाएगा। ठीक है, या मेम्ब्रेन, लाइजोसोम आदि के लिए होते हैं, या फिर जो मेम्ब्रेन होती है इनकी या फिर जो लाइजोसोम होता है उसके लिए होते हैं। या तो बाहर भेजा जाएगा या फिर जो मेम्ब्रेन है या जो लाइजोसोम है वो यूज़ करेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं उनकी वजह से ये रफ दिखाई देती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद में है फ्री राइबोसोम और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स बाउंड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये है फ्री राइबोसोम्स और यहाँ पर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम्स। पहला है साइटोप्लाज्म में फ्री, यानी फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाते हैं, लेकिन जो बाउंड राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होते, ये मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। प्रोटीन साइटोसोल के लिए यूज होता है, साइटोसोल के यूज के लिए होता है इसमें, लेकिन जो बाउंड होते हैं राइबोसोम्स उनका प्रोटीन या तो बाहर जाने के लिए होता है या फिर लाइजोसोम के लिए या फिर मेम्ब्रेन के लिए होता है। एग्जाम्पल है एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसका एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और जो बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंसुलिन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद में नीचे डायग्राम दिखाया गया है एक एनिमल सेल का। यूकैरियोटिक सेल में लोकेशन, यानी यूकैरियोटिक सेल में इसकी लोकेशन क्या होती है राइबोसोम्स की, एक तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फ्री मिलते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे डॉट से मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाली जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, इसके ऊपर अटैच होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद में है प्रोटीन्स का फेट कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले है फ्री राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएंगे, साइटोसोल में यूज होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक बाउंड राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, सीक्रेटेड बाहर जाते हैं या मेम्ब्रेन लाइजोसोम आदि का हिस्सा बनते हैं। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले जो राइबोसोम है वो जो प्रोटीन बनाएंगे वो तो या तो बाहर जाएंगे सेल से या फिर जो मेम्ब्रेन है या जो लाइजोसोम है वो यूज कर लेंगे। की पॉइंट,
राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने वाली सेल की फैक्ट्रीज है, यानी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री क्या होता है, राइबोसोम होता है भाई, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने वाली सेल्स की फैक्ट्रीज है। यूकैरियोटिक सेल में कुछ राइबोसोम फ्री होते हैं और कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, ये बात भी हम कर चुके हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स के कारण ही उसे रफ कहा जाता है। फ्री राइबोसोम्स साइटोसोलिक प्रोटीन बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक बाउंड राइबोसोम्स सिक्रेटेड मेम्ब्रेन लाइजोसोमल प्रोटीन, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बाउंडेड राइबोसोम्स होते हैं उनका प्रोटीन या तो सेल से बाहर चला जाता है या फिर लाइजोसोम्स के द्वारा या फिर मेम्ब्रेन के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए स्टेप नंबर 17। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनल के अंदर भी राइबोसोम होते हैं। ये ऑर्गेनल हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सभी प्लांट और एनिमल सेल में होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्लांट और एनिमल सेल के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी होता है भाई, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो जो राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये ऑर्गेनल सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेते हैं, यानी ये अधूरे रूप से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इनको जो प्रोटीन चाहिए होता है उनमें से कुछ प्रोटीन तो ये खुद बना लेते हैं क्योंकि इनके पास खुद का राइबोसोम है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर यहाँ पर आपको अंदर छोटे छोटे डॉट से दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या हैं, इनके राइबोसोम्स हैं। इनके अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, इनके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है भाई, जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। यानी जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 70S का। और 70S कैसे बनता है, 70S बनता है 50S प्लस में 30S से। 50 और 30S जुड़ के कौन सा राइबोसोम बनाते हैं, 70S का। वैसे अगर हम जोड़ेंगे तो 80 बनेगा, लेकिन मैथ के अकॉर्डिंग नहीं जुड़ता है ये एस होती है शेडबर्ग यूनिट, ठीक है। इसमें 50 और 30 टाइप का मिलकर बनता है 70, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो होते हैं 80S टाइप के। साइटोप्लाज्म के अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं 80S टाइप के। 80S टाइप के कैसे बनते हैं, 60S प्लस में 40S, 60 और 40 मिलके बनाते हैं 80S टाइप के, ठीक है। इसके बाद आगे देखो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे डॉट से। लगभग 70S प्रोकैरियोटिक टाइप राइबोसोम होते हैं, यानी इसके अंदर भी 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए सर्कुलर होता है, ये अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं, यानी कुछ प्रोटीन जो इनको चाहिए वो स्वयं बना सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए पहला इसके अंदर एक स्टेप है अपना डीएनए। सर्कुलर डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, mtDNA और cpDNA, ठीक। उसके बाद में है 2 अपना आरएनए, इनका खुद का आरएनए भी होता है। mRNA tRNA rRNA बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्वयं करते हैं, यानी स्वयं ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, खुद मैसेज बनाते हैं कि हमें इस टाइप का चाहिए, तो कुछ प्रोटीन तो खुद बना लेते हैं। तीसरा अपने राइबोसोम्स, इनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट के। और कौन से होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद में है ये क्या बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कुछ प्रोटीन, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसके कुछ प्रोटीन बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम बना लेते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन बना लेते हैं, टीआरएनएज आरएनएज बना लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से जुड़े कोई प्रोटीन, जैसे कुछ पीएसआई एटीपी सिंथेसिस सब यूनिट्स बना लेते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन्स बना लेते हैं, टीआरएनएज बना लेते हैं, आरआरएनएज बना लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद में है ऑर्गेनल्स और बैक्टीरियल सेल की सिमिलरिटी फीचर्स देखना है इधर। तो यहाँ पर है बैक्टीरिया और यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। डीएनए की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर डीएनए। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर। इसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सर्कुलर। राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर भी 70S टाइप का, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S टाइप का। साइज दोनों की छोटी होती है। रेप्लिकेशन बाइनरी फिशन के द्वारा रेप्लिकेशन करते हैं, यानी 2 बनते हैं। ये इनकी सेल्फ रेप्लिकेशन होती है और ये भी बाइनरी फिशन के जैसी होती है। ओरिजिन प्रोकैरियोट्स में होते हैं
और ये होते हैं एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन, बैक्टीरिया से इन्वेलप्ड, बैक्टीरिया से इवोल्ड, यानी ये बैक्टीरिया से इवोल्ड हुए हैं। अब इसके बाद में है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है ये समझिए। माना जाता है कि बहुत पहले एक सेल ने कुछ बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। वे बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में बने। यानी क्या हो गया कि सेल में कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर निगल लिए, सेल ने कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर निगल लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बैक्टीरिया चले गए उसको तो बोला जाता है एरोबिक बैक्टीरिया, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बैक्टीरिया चले गए उनको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। समय के साथ वे परमानेंट ऑर्गेनल बन गए, यानी समय के साथ में वो परमानेंट ऑर्गेनल बन गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यानी जो एरोबिक बैक्टीरिया थे जिनको सेल ने निगल लिया था वही बन गए बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे जिनको सेल ने निगल लिया था वही आगे चल के बन गए क्लोरोप्लास्ट, यानी परमानेंट ऑर्गेनल बन गए बाद में। उसके बाद में है की पॉइंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं। इनके पास अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का आरएनए होता है, खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ये ऑर्गेनल्स कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं, ये ऑर्गेनल्स कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं। इनकी विशेषताएं बैक्टीरिया जैसी होती हैं, यानी 70S टाइप के राइबोसोम इनके अंदर होते हैं। डीएनए सर्कुलर होता है। एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इनका। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर देखो एक लास्ट में पॉइंट और है, याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, प्लस में सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकता है। और क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है, और ये भी सेल्फ डिपेंडेंट है क्योंकि कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। अब इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 18, ये राइबोसोम्स कितने एस के होते हैं? तो हमने बात करी है कि जो राइबोसोम्स के प्रकार हैं वो हमारे पास है 70S टाइप के और 80S टाइप के। बैक्टीरिया में होते हैं 70S टाइप के राइबोसोम, और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80S टाइप के। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी एक यहाँ पर बनेगा प्लस में, एक यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। इसी प्रकार से 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो किससे बनता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। की पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, और बैक्टीरियल राइबोसोम्स 70S जैसे होते हैं, यानी जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं वो भी 70S टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और इसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, यानी ये इनके अंदर सिमिलरिटी है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला? 70S टाइप राइबोसोम्स की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बैक्टीरियल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सपोर्ट करती है, यानी 70S टाइप के राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर कहाँ से आई? तो हमने थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी के अंदर ये बताया गया था कि सेल ने कुछ जो बैक्टीरियल सेल थी उनको निगल लिया, और बैक्टीरियल को निगल लिया, फिर उसमें बाद में उन्होंने क्या कर लिया, परमानेंट ऑर्गेनल बन गए वो। इसके बाद में नीचे है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, जो बैक्टीरिया के 70S राइबोसोम से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये दोनों ऑर्गेनल्स का बैक्टीरियल ओरिजिन माना जाता है। एक बार पीछे हम उस थ्योरी को वापस से पढ़ लेते हैं। क्या थ्योरी थी? ये थी एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या था? एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था,
माना जाता है कि बहुत पहले एक सेल ने कुछ बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया था, यानी अपने अंदर निगल लिया था। और जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उनसे बन गया फिर माइटोकॉन्ड्रिया, और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उनसे बन गया क्लोरोप्लास्ट। समय के साथ वे परमानेंट ऑर्गेनल बन गए। पहले तो वे बैक्टीरिया थे सेल के अंदर, लेकिन बाद में क्या बन गए, वो ऑर्गेनल बन गए। ठीक, अब इसके बाद में आगे देखिए। अब पूरी कहानी एक साथ देखते हैं। इस फ्लो को ध्यान से समझो और लिखो, यही प्रोटीन बनने की पूरी कहानी है। यानी अब तक जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ निचोड़ आ जाएगा। पहला स्टेप है डीएनए। हमारे जीन्स डीएनए में होते हैं, यानी हमारे जो जीन्स होते हैं वो किस में होते हैं, डीएनए में होते हैं। यही प्रोटीन बनाने की ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, यानी कौन सा प्रोटीन कहाँ पर बनाना है, किस टाइप का बनाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर होती है डीएनए के अंदर। उसके बाद में है सेकंड एमआरएनए। एमआरएनए बनता है डीएनए की इन्फॉर्मेशन के आधार पर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। उसके बाद में है तीसरा, एमआरएनए राइबोसोम तक आता है, यानी एमआरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक पहुंचता है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है, राइबोसोम एमआरएनए को पढ़ता है। राइबोसोम एमआरएनए का मतलब क्या है, मैसेज या फिर इंस्ट्रक्शन। राइबोसोम मैसेज को पढ़ेगा। राइबोसोम एमआरएनए को 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़ता है। जैसे मान लो इस प्रकार से एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, यहाँ पर है इधर 5 और इधर है 3, तो इसके ऊपर कोडॉन्स होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कोडॉन्स होते हैं। तो इधर से इस साइड में राइबोसोम इसको पढ़ेगा, पहले इस कोडॉन को पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा और प्रोटीन बनाता रहेगा। एमआरएनए में 3-3 बेस के ग्रुप को कोडॉन कहते हैं, यानी एमआरएनए के अंदर 3-3 बेस के जो कोडॉन होते हैं, 3-3 बेस के जो ग्रुप होते हैं उनको कोडॉन बोलते हैं। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है, टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आता है, यानी जो ट्रांसफर आरएनए होता है। टीआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर आता है। और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कैसे पहचानता है, बाय द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन, बाय द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन। ठीक है, इसके बाद में छठा पॉइंट है, कोडोन और एंटीकोडोन की पेयरिंग होती है, यानी जो ट्रांसफर आरएनए है वो कैसे पहचानता है कि वो सही अमीनो एसिड लेके जा रहा है या नहीं जा रहा, बाय द हेल्प ऑफ एंटीकोडोन पेयरिंग। एमआरएनए के कोडोन और टीआरएनए के एंटीकोडोन में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, इसी से सही अमीनो एसिड सही जगह पर पहुंचता है। इसके बाद में सातवां पॉइंट है, अमीनो एसिड जुड़ते हैं, यानी जैसे मान लो एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं। इन बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, टीआरएनए द्वारा लाए गए अमीनो एसिड्स राइबोसोम में एक दूसरे से जुड़ते हैं। आठवां पॉइंट है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पर ये जो कार्बन है और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड कोवैलेंट होता है भाई। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमीनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यही पॉलीपेप्टाइड चेन को मजबूत करता है। पॉइंट नंबर 9, पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, यह भी फोल्डेड नहीं हुआ होता है। 10वां पॉइंट है, फंक्शनल प्रोटीन कैसे बनता है। पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होकर और मॉडिफिकेशन होकर फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, यही प्रोटीन हमारे शरीर में काम करती है। लास्ट में कैसे याद रखेंगे इसको, डीएनए से एमआरएनए आएगा, यानी मैसेज आएगा, राइबोसोम तक पहुंचेगा। टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा राइबोसोम तक। ठीक है, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, उससे प्रोटीन बनेगा। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।